आप सभी का स्वागत है इस एमपीपीएससी मेंस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के। आज फर्स्ट वीडियो में हम जिन चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं वो हमारे सामने है एमपीपीएससी मेंस की क्या होनी चाहिए रणनीति। किस रणनीति को फॉलो करके हम एमपीपीएससी मेंस में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन करके हम सिलेक्शन की ओर अपना पथ प्रशस्त कर सकते हैं। इन चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो एमपीपीएससी मेंस की रणनीति में जब हम चलते हैं तो हमारे सामने कई सारे प्रश्न उठ करके आते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके मन में उठने वाले इन प्रश्नों का समाधान कर सके। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जो आपका पहला प्रश्न है वो उसकी ओर मैं चल रहा हूँ कि सबसे बड़ी समस्या होती है खासकर एमपीपीएससी मेंस में, वो है कि पेपर को पूर्ण रूप से अटेम्प्ट कैसे करें। तो पेपर को पूर्ण रूप से अटेम्प्ट करने के लिए हमको जिन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, और उस पर थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा भी कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम पेपर को पूर्ण रूप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चूँकि हमको पता है कि एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, खासकर 2019 तक का। 2020 में थोड़ी सहूलियत दी गई है 2020 के सिलेबस में, लेकिन 2019 का भी जिनको मेंस देना है उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या सामने आती है कि पेपर को पूर्ण रूप से अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको पेपर को पूर्ण रूप से अटेम्प्ट करने के लिए ध्यान में रखना है वो है अनावश्यक लिखने से बचें। कई बार हमारे सामने क्या होता है, जो चीज़ें नहीं पूछी जाती, खासकर 3 नंबर और 6 नंबर के प्रश्नों में, जहाँ पर टू द पॉइंट हमको लिखना होता है, जो चीज़ें हमको पूछी जाती है केवल उतना लिखना होता है, वहाँ पर भी हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये होती है कि हम कुछ भी लिखने लग जाते हैं। हम ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि हम मूल्यांकनकर्ता को ये दिखा सके कि हमको किसी टॉपिक पर कितना ज़्यादा पता है, और उसके चक्कर में क्या होता है कि हम 100 शब्द के प्रश्न को कई बार हम 140 150 शब्द तक लिखते हुए चले जाते हैं 6 नंबर के प्रश्न को, और उसका घाटा ये होता है कि हम आगे के 4 क्वेश्चन 6 नंबर के छूट जाते हैं, या कोई 15 नंबर के 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं। इस प्रकार से हमारा पेपर 150 की बजाय 110 या 120 नंबर हम करके और उतने पर ही एक पार्ट को हम ख़त्म करना पड़ता है। चूँकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस हैं, सीमाएँ हैं, तो उसको फॉलो करना भी हमें ज़रूरी है, चूँकि 3 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है वो है अनावश्यक लिखने से बचें। कुछ भी अनावश्यक न लिखें, जितना पूछा जाता है उतना ही लिखें। भले ही अपने आंसर को 100 शब्द की बजाय 90 शब्द या 85 शब्द में कंप्लीट करने की कोशिश करें। नंबर दूसरा जो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खंडवार समय का निर्धारण करें। आपके सामने दिख रहा है खंडवार समय का निर्धारण कैसे करें। खंडवार समय का निर्धारण, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जैसे ध्यान में रखी जाएं। अगर जैसे हम केवल एक पेपर के किसी पेपर सपोज करिए कि हम हिस्ट्री को लेकर के चलें, हिस्ट्री की बात करें, तो इसमें 45 नंबर का आपका प्रश्न होगा, 3 नंबर के प्रश्न होंगे, 60 नंबर होगा आपका 6 नंबर के प्रश्नों का, और 45 नंबर होगा 15 नंबर के प्रश्नों का। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान में रख करके चलना है कि पर्टिकुलर 3 नंबर के लिए हमको 15 मिनट में ही कंप्लीट करना है। 15 मिनट में हम कैसे 3 नंबर के प्रश्नों को हल कर सके, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर 3 नंबर में ही हम 10 क्वेश्चन करते करते हमारे 10 से 11 मिनट या 12 मिनट तक खत्म हो गए, तो हमको कोशिश करना है कि अगले 4-5 क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में ही हम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है 6 नंबर के प्रश्नों का। 6 नंबर में प्रत्येक प्रश्न के लिए हमको ध्यान में रखना है कि हमको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 मिनट का ही टाइम मिल पाएगा, और 4 मिनट में ही प्रत्येक प्रश्न को करना। अब कई बार बात आती है कि अगर कोई क्वेश्चन अच्छे से बन रहा है जिसमें आप 4 या 4.5 नंबर, या आपको लगता है कि हम इसमें 5 नंबर तक ला सकते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ठीक है, आपको 4 मिनट एक प्रश्न के लिए मिले हुए हैं, आप एक या दो प्रश्न के लिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के लिए 5 मिनट तक चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, या 4.5 मिनट तक यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इधर कोई ऐसा 1 या 2 प्रश्न है जिसमें आपको थोड़े कम कंटेंट आ रहे हैं, आपको 70 शब्द या 80 शब्द में ही कंक्लूड करना है, तो उसके लिए आप 3 या 3.5 मिनट में कंक्लूड करके और इस समय को निर्धारित करने की कोशिश करें। नंबर थर्ड जो आपके सामने पार्ट होगा वो है त्वरित निर्णय लेने का प्रयास करें। त्वरित निर्णय लेने का प्रयास आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और त्वरित निर्णय को किस प्रकार से हम समझेंगे कि त्वरित निर्णय लेने का हमारा प्रयास है क्या।
सपोज करिए हमारे हाथ में पेपर आया, हमने पेपर ओपन किया और उसके बाद हमको क्या करना है, पेपर ओपन करते ही हमको ये डिसाइड कर लेना है कि हम 3 नंबर के कौन से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 6 नंबर के कौन से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 15 नंबर के कौन से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर ये हम 1 या 2 मिनट में डिसाइड कर पाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि किस प्रश्न को हमको कितने टाइम में करना है, किस प्रश्न को थोड़ा सा 1 मिनट या आधा मिनट ज़्यादा देना है और किस प्रश्न को हमको 3 मिनट या 3.5 मिनट में ही कंप्लीट करना है अगर 6 नंबर का प्रश्न है। इसी प्रकार से 15 नंबर के प्रश्नों के लिए 3 प्रश्नों के लिए आपके पास 10-10 मिनट का जो भी टाइम होगा, किसी क्वेश्चन को अगर आप चाहें जो अच्छे से नहीं आ रहा है तो 7 या 8 मिनट में कंप्लीट करके अन्य 2 प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सकता है और उन 2 प्रश्नों में जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके अंक की कुछ ना कुछ भरपाई हो सकती है। कंप्लीट भरपाई कर पाना तो संभव नहीं है। नंबर 4 जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रश्न को छोड़ना। तो प्रश्न कोशिश करें कि 3 नंबर के प्रश्न भले ही 1 या 2 छूट जाए, लेकिन 6 और 15 नंबर के जो क्वेश्चन आपको जिनके बारे में पता है वो नहीं छूटे। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा, जहाँ पर हमको 100 शब्द लिखने की सीमा है, अगर थोड़ी सी हमारी राइटिंग स्पीड कम है तो उसको 100 शब्द लिखने की बजाय अगर हम 80 शब्द या 75 शब्द भी लिख दें तो चलेगा, चूँकि वहाँ पर थोड़े बहुत ही नंबर्स का अंतर पड़ेगा हमारे उस पर, लेकिन प्रश्न को छोड़ना यानी हम सिलेक्शन से बाहर की तरफ अपना कदम रख देते हैं। तो प्रश्न को छोड़ने की बजाय क्या करें कि थोड़ा सा सभी प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा कम लिखें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा प्रश्न को छोड़ने की बजाय। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फ्लो चार्ट का उपयोग करें। तो पेपर को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण रूप से अटेम्प्ट करने के लिए फ्लो चार्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फ्लो चार्ट में क्या होता है, फ्लो चार्ट में एक तो टाइम कम लगता है, दूसरा आपकी कॉपी थोड़ा बहुत आकर्षक भी हो जाती है और आप सेंटेंस फ्रेमिंग की बजाय, सेंटेंस बनाने की बजाय बहुत ही कम समय में फ्लो चार्ट के मदद से बिंदुवार अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप लोगों को भी पता है कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो वो चीज़ होती है प्रतिदिन हमारा अभ्यास कैसा है, प्रतिदिन हम प्रैक्टिस कैसी कर रहे हैं, ये हमारे लिखने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हम प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने टाइमर को सेट करके प्रतिदिन आधे घंटे या 1 घंटे लिख पा रहे हैं, वो चीज़ें लिख पा रहे हैं जो हमको पता है, या कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके हम लिख पा रहे हैं, या कहीं पर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से मिले हुए क्वेश्चंस हैं या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं, अगर उनको हम टाइम सेटर लगा करके, स्टॉप वॉच लगा करके और उसके माध्यम से लिखने की कोशिश करें तो अवश्य ही 1 या 2 महीने में आपकी राइटिंग स्पीड और आपकी लिखावट दोनों ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेपर को पूर्ण रूप से अटेम्प्ट करने के लिए। जो मेन चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, ये 6 चीज़ें हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और जो दूसरा प्रश्न है वो है मेंस में लिखावट का क्या महत्व है। तो अवश्य ही चूँकि हमारा मेंस पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होना है, इसलिए इसमें लिखावट का महत्व बढ़ जाता है। और चूँकि इसका जो कॉपियों का मूल्यांकन है और वो मैनुअल तरीके से होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसलिए बीइंग ह्यूमन आपके लेखन शैली का उसके ऊपर, मूल्यांकनकर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ना अवश्य ही संभावित है। तो इस कारण से मेंस में लिखावट का भी महत्व हो जाता है। तो मेंस में लिखावट का कौन से बिंदुओं पर ध्यान में रखना है, तो सबसे पहला पॉइंट है वो है पठनीय होनी चाहिए। आपकी जो लिखावट है वो ऐसी होनी चाहिए, बहुत सुंदर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम लिखावट आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसको मूल्यांकनकर्ता पढ़ सके और उसके माध्यम से आपके कॉपियों का वैल्यूएशन कर सके। चूँकि अगर हम खुद स्वयं मूल्यांकनकर्ता हों तो हम कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर इस चीज़ को हम देख करके मूल्यांकनकर्ता को अपने आंसर की ओर आकर्षित करने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लिखावट बहुत सुंदर बनाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा पेपर छूट जाएगा और हमारा पेपर पूर्ण रूप से अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। किंतु लिखावट में ऐसा होना चाहिए कि लिखावट पढ़ी जा सके, बल्कि ऐसा ना हो कि उसको कोई पढ़ करके किसी मूल्यांकनकर्ता को गुस्सा आए। और अगर ऐसा हो जाती है आपकी लिखने की शैली, तो उससे ज़रूर मूल्यांकनकर्ता के ऊपर आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है मूल्यांकनकर्ता के मन में, और वह आपके अंकों में नकारात्मक तरीके से काट छाट कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचें कि लिखावट को इतनी ब्लर न करें, इतनी गंदी न करें कि मूल्यांकनकर्ता उसको पढ़ न सके। इसके बाद सेकंड जो चीज़ है लिखावट के लिए वो है शब्दों का आकार।
लिखते समय इन चीज़ों का हम ज़रूर ध्यान दें कि शब्दों का आकार न तो कॉपी में बहुत छोटा हो, कई लोग बहुत छोटे छोटे शब्द लिखते हैं जिससे आपके कॉपी पर एक नकारात्मक असर पड़ेगा कि आप 100 से 150 शब्द भी लिख देंगे फिर भी कॉपी पूरी तरीके से भरेगी नहीं। और अगर आधी कॉपी है या आंसर बहुत छोटा दिख रहा है तो उसका भी मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभाव पड़ सकता है मूल्यांकनकर्ता के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर कोई शब्द गिनने नहीं जाता। तो एक चीज़ इसका है। और दूसरा, मूल्यांकनकर्ता को अगर आपके शब्द बहुत छोटे हैं तो पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई होनी है, और अगर ज़्यादा कठिनाई हो रही है तो मूल्यांकनकर्ता आपके कॉपियों का मूल्यांकन थोड़ा नकारात्मक तरीके से कर सकता है। तो सेकंड जो चीज़ है ध्यान देने वाली, वो शब्दों का आकार न तो हमको बहुत छोटा रखना है और न ही बहुत बड़े शब्द रखने हैं। नेक्स्ट जो है वो लिखावट को कैसे सुधारा जा सकता है उस पर है बेसिकली। तो वो है प्रतिदिन लिखने का प्रयास करें। प्रतिदिन लिखने का प्रयास किन माध्यमों से किया जा सकता है? जाहिर सी बात है कि आप अगर मेंस देने जा रहे हैं या एमपीपीएससी की खासकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर आप लिखने की कोशिश करते होंगे। लेकिन अगर लिखावट में थोड़ा बहुत सुधार करना है, आपकी लिखावट बहुत ज़्यादा गंदी है, तो उसको आप एक चीज़ कर सकते हैं जो मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि आप वर्णमाला के लेखन से आप अपनी लिखावट में सुधार कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हम इतने बड़े होने के बाद वर्णमाला का लेखन क्यों करें, ये तो छोटे बच्चों का काम है। हाँ, लेकिन अगर हमने वहाँ पर ये चीज़ नहीं करी हुई है तभी हमारी लिखावट इतनी गंदी है। और उस चीज़ को हम इस माध्यम से सुधार सकते हैं कि डेली आधे घंटे या 20 मिनट या 1 घंटे जैसा आप समय निकाल सकें, कम से कम कोशिश ये करें कि 15 से 20 मिनट तो अवश्य ही करें। तो वर्णमाला का लेखन करें, पहले कखा गघा लिखें, इसके बाद फिर उसका कक्का किक्की लिखें, और इस माध्यम से आप अपने शब्दों में सुधार कर सकते हो। अगर शब्दों में सुधार कर लिया तो आपकी लिखावट में भी सुधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि मेंस की लिखावट में अगर सिंपल सा, अगर थोड़ा सा हम मान करके चलें कि किसी की कॉपी में जिसकी लिखावट अच्छी है उसको आपकी कॉपी से 2 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं और आपको 2 नंबर कम मिल रहे हैं, तो ऐसे आपके पास 9 कॉपियाँ होती हैं। आप जब मेंस लिखते हैं तो आप 9 कॉपियाँ लिखते हैं, तो 9 कॉपियों में जिसकी राइटिंग अच्छी है उसके तुलना में आप सेम वही आंसर लिख करके अगर आपकी लिखावट थोड़ी सी खराब है तो उससे 18 नंबर कम पाते हैं। अब आप खुद ही निर्धारित कर पाएंगे कि 18 नंबर कम और 18 नंबर अधिक में पोस्ट और आपके सिलेक्शन पर क्या असर पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो लिखावट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसी प्रश्न में किस प्रकार अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, ये हमारा थर्ड प्रश्न होगा। तो चूँकि हमारा पूरा खेल एमपीपीएससी मेंस का सिलेक्शन के लिए होता है, चूँकि पूरा 1575 में से 1400 अंक हमारे मेंस के होते हैं और 175 नंबर हमारा इंटरव्यू का होता है। तो यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त करना आपके सिलेक्शन के लिए भी और आपकी पोस्ट के निर्धारण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए जिन चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है वो सबसे पहली चीज़ है प्रश्न को ठीक से पढ़ें। इस चीज़ का हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रतियोगी क्या करते हैं, वो ये होता है कि प्रश्न को पढ़ने की बजाय जैसे ही देखा, जैसा हम स्कूल में, बड़ा आश्चर्यजनक सा लगता है, जैसे हम स्कूल में देखते थे कि कहीं पर भी अगर एसे के पेपर में, इंग्लिश एसे में साइंस वर्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स हमारे लिए होता था कि वंडर ऑफ साइंस ही लिखना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करते हैं कि पहले से ही माइंड सेट बना होता है कि ये चीज़ पूछा जाएगा, और जैसे ही उससे मिलती जुलती कोई भी चीज़ मिली वैसे ही हम लिखना शुरू कर देते हैं, बजाय यह सोचने की कि वास्तव में पूछा क्या गया है। और वो हम सब कुछ लिख डालते हैं जो उस प्रश्न में नहीं पूछा गया है, और वह कोई चीज़ नहीं होती जो प्रश्न में पूछा गया, और बाद में हम शिकायत करते हैं कि सर हमको बहुत कम नंबर प्रॉपर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में दिए गए हैं। तो जबकि गलती हमारी खुद की होती है कि उस पेपर के उस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हमने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, जो हमें पता था वही हमने लिख डाला। दूसरी चीज़ है जो पूछा गया हो वही लिखें। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने के पश्चात, इतने दिन की तैयारी, 4 साल 6 साल की तैयारी करने के पश्चात हमारे पास समस्या जो होती है वो यह होती है कि हम लिमिटेड कैसे लिखें, कैसे किसी 3 नंबर के प्रश्न को 20 शब्दों में ही कैसे ख़त्म कर सकें, या 6 नंबर के प्रश्न को कैसे 100 शब्दों में या 80 शब्दों 90 शब्दों तक हम ख़त्म कर सकें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के नेचर को समझ सकें, प्रश्न के प्रकृति को समझ सकें, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हम यह निर्धारित कर सकें कि प्रश्न में एक्चुअल में पूछा क्या गया है। जो प्रश्न में पूछा गया अगर हम उतना ही पर्टिकुलर लिखते हैं
तो कोई ही क्वेश्चन अपवाद स्वरूप होगा जिसमें थोड़े से ज़्यादा शब्द लिखने पड़े, लेकिन अधिकांश प्रश्न ऐसे होंगे, अगर हम क्वेश्चन पेपर के नेचर को समझ सकें या क्वेश्चन के नेचर को समझ सकें कि क्या पूछा गया है, तो उसको हम लिमिट समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नंबर थर्ड जो है वो है इसके लिए प्रश्न में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न में वो ये है कि प्रश्न में पुछल्ले शब्द, अब आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा कि पुछल्ले शब्द क्या हैं। जैसे किसी प्रश्न में हम देखते हैं, किसी प्रश्न के लास्ट में लिखा होता है किसी चीज़ का वर्णन करें, किसी में लिखा होता है व्याख्या करें, किसी में लिखा होता है मूल्यांकन करें, किसी में लिखा होता है आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इन सारे शब्दों को अगर हम समझ सकें और इसकी समझ के आधार पर अगर हम प्रश्नों के उत्तर देने जाएं, तो जाहिर सी बात है हम अच्छा आंसर भी लिख सकेंगे। और जब हम अच्छा आंसर लिख पाएंगे तो अच्छे आंसर लिखने के कारण हमको अच्छे मार्क्स भी अवश्य ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन तीन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें किसी प्रश्न का आंसर लिखते समय, तो हम बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और हम टॉपर्स की भी श्रेणी में जा सकते हैं। वो ये हैं कि प्रश्न को ठीक से पढ़ें, जो पूछा गया है वही लिखें और प्रश्न में पुछल्ले शब्दों पर अपनी समझ अवश्य बनाएं। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है इस थर्ड प्रश्न के आंसर के लिए। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो फोर्थ नंबर प्रश्न है इस रणनीति के का जो हिस्सा है वो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि 3 अंकों के कुछ प्रश्न अगर पेपर में छूट जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करें। तो ध्यान रखें कि कुछ प्रश्न छूटना, 3 नंबर के प्रश्नों का जो नेचर होता है वो एक्चुअली में फैक्ट बेसिस होता है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमने न तो कभी देखे हैं न कभी सुने हैं, और ये केवल आपके साथ नहीं होता बल्कि ये अधिकांश अभ्यर्थियों के साथ में होता है। तो यह आपके लिए चिंता का विषय नहीं है कि किस प्रश्न पत्रों में 1 या 2 प्रश्न ऐसे हैं जो 3 नंबर के प्रश्न हैं और वो छूट जा रहे हैं। तो ये आपके लिए इस पर बिल्कुल भी चिंतित होने का कोई ऐसा वो नहीं है, कोई विषय नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी प्रश्न में अगर 1-2 प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उसको हम अनावश्यक तरीके से न लिखें। ऐसा कोई प्रश्न कई बार होता है कि हमको हिस्ट्री में हम लिख रहे हैं, कोई प्रश्न आ गया जो विश्व इतिहास से संबंध रखता है, उसमें हम लिख डालते हैं कि यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था। तो यह हमारे लिए अवश्य चिंता का विषय है। अगर आपका मूल्यांकनकर्ता आपकी कॉपी को देखता है तो इससे उसके मन में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है, जिसका प्रभाव आपके पूरी कॉपी पर आगे के भी 6 या 15 नंबर के प्रश्नों पर भी पड़ सकता है। और आपके प्रश्न पत्र में भले ही कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं करने का प्रावधान है, फिर भी एक मनोवैज्ञानिक तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ने के कारण वह आपका मूल्यांकन करता आपकी कॉपी के नकारात्मक मूल्यांकन कर सकता है। तो दूसरी चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है वो है कि अनावश्यक चीज़ें ना लिखें। और इसके बाद जो थर्ड चीज़ है, अगर 1-2 प्रश्न तक छूटते हैं तब तक तो मैंने बोला कि बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर आपको टेस्ट देते समय या फिर आप कहीं पर पेपर दे रहे हैं, आपके प्रत्येक पेपर में ऐसा हो रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, अगर प्रत्येक पेपर में ऐसा आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये आपके लिए चिंतन करने का समय है कि हम किस प्रकार से इस 4-5 प्रश्नों की जो संख्या है जो छूट रही है हमसे, इसको 1 या 2 तक बदल सकें। और अगर संभव हो तो आप बिल्कुल ऐसी तैयारी रखें आप कि आपके कोई भी प्रश्न न छूटे। लेकिन अगर 1-2 प्रश्न छूटते हैं तो चलेगा, लेकिन इस चीज़ से ज़रूर बचें कि आपके पेपर में 4 या 5 प्रश्न छूट जाएँ। तो 3 अंकों के कुछ प्रश्न छूट रहे हैं तो वो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं, लेकिन ज़्यादा न छूटें इस चीज़ का हमको अवश्य ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, 6 और 15 नंबर के प्रश्नों में अवश्य ही कोशिश करना है कि हम पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। भले ही थोड़ा सा, जैसा मैंने पिछले प्रश्नों में भी चर्चा किया है कि थोड़ा सा नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ कंटेंट थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन प्रश्न को लिखें अवश्य, यह आपके सिलेक्शन में ज़्यादा उपयोगी होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने इस सीरीज़ के या अपनी इस रणनीति के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसी भी आंसर को लिखते समय फ्लो चार्ट या डायग्राम का क्या महत्व होता है। यह फ्लो चार्ट और डायग्राम किस प्रकार से हमें एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए सहायता कर सकता है, एक अच्छा उत्तर लिखने में सहायक हो सकता है, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं।
तो फ्लो चार्ट और डायग्राम के सबसे पहले फ़ायदे क्या हैं, इसको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से एक अच्छा आंसर अपना बना सकते हैं और बहुत ही कम शब्दों में अपने आंसर को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है एक अपने आंसर को आइडियल बनाने के लिए। तो पहला होगा कि फ्लो चार्ट और डायग्राम का क्या फ़ायदा है इसमें। ये पहला तो ये है कि उत्तर आकर्षक हो जाता है। किसी भी उत्तर में जब आप फ्लो चार्ट या किसी भी चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट या पैराग्राफ में लिखने की बजाय इस तरह से आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया, कोई 4 चीज़ें लिख रहे हैं या कोई 6 चीज़ें 6 पॉइंट्स लिखने हैं, इस तरीके से आपने दिखा दिया। या फ्लो चार्ट अगर उसमें देखें, अगर किसी चीज़ को 6 बिंदुओं में दिखाना है तो इस तरीके से आपने बेंजीन स्ट्रक्चर बनाया और उसमें सभी 6 पॉइंट्स को इस तरीके से आपने दर्शा दिया। तो इससे आपकी कॉपी एक तो क्या होगा कि बहुत कम कंटेंट में अधिक लिखा हुआ दिखेगा, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा जो भी मूल्यांकन करता होगा उसके ऊपर। और दूसरी चीज़ होगी कि आपका उत्तर भी आकर्षक हो जाएगा। दूसरी इसके भीतर फ्लो चार्ट और डायग्राम का क्या महत्व है, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है कि कम शब्दों में अधिक कंटेंट आप कवर कर पाएंगे। क्योंकि अगर बात करी जाए सेंटेंस में लिखने की या फिर पैराग्राफ में लिखने की, तो हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखना होता है और सोच करके हमको सेंटेंस फ्रेमिंग करनी पड़ती है और उसके बाद हम कोई चीज़ लिख पाते हैं। जब हम इस तरीके से कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम टू द पॉइंट, मतलब एक एक लाइन में अपने कंटेंट को कवर कर सकते हैं और 6 पॉइंट 8 पॉइंट दे करके अपने आंसर को एक परफेक्ट आंसर या सभी डायमेंशंस को कवर करके बना सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड थिंग्स है वो है समय की बचत होगी। जैसा हमने शुरू में ही चर्चा करा, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा था कि किस तरीके से हम अपने पेपर को कवर कर सकें, पेपर को कंप्लीट कैसे करें। तो उसमें भी फ्लो चार्ट का वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक पेज कोई आंसर लिखने चाहते हैं और पैराग्राफ में लिखते हैं तो आप 80-90 शब्द या 100 शब्द लिखना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपको कोई भी प्रश्न है जिसको आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, 60 से 70 शब्द में लिखना है, तो उसको आप फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से अगर आप प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो केवल इंट्रो और कंक्लूजन दे करके आप अपने कंटेंट को फ्लो चार्ट और डायग्राम दे करके आप 70 शब्द 75 शब्द में भी अगर आप आंसर को कंक्लूड करते हैं तो आपको हो सकता है कि उस आंसर में 6 में से 4 या 4.5 नंबर तक भी अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो मिल सकते हैं। फोर्थ थिंग है कि वाक्य निर्माण से आप बच जाएंगे। कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, कई एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि सेंटेंस फ्रेमिंग उनसे नहीं आ पाती कि कैसे किस सेंटेंस में हम कहाँ पर किस लिंग के साथ कौन सा शब्द यूज़ करें, क्या हमको लास्ट में यूज़ करना है। कई बार है में इन चीज़ों में जो भी भटकाव होता है उनसे बचा जा सकता है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो फ्लो चार्ट और डायग्राम के अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप ये समझ लें कि फ्लो चार्ट और डायग्राम का आपके आंसर को परफेक्ट बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन ध्यान दें, एक चीज़ जो फ्लो चार्ट और डायग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि हर प्रश्न के लिए एक साथ फ्लो चार्ट या डायग्राम यूज़ ना करें। किसी में आपने ऐसे लाइन वाइज ऐसे यूज़ कर लिया और यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 आपने डिनोट कर दिया, किसी में आपने सर्कल बना लिया और इसमें पॉइंट्स दिखा दिए, किसी में आपने इस तरीके से कोई बॉक्स बना करके और रिलेटेड पॉइंट दिखा दिए और कभी आपने बेंजामिन स्ट्रक्चर बना लिया। तो इस तरीके से हमको ध्यान में रखना है कि फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज़ एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से करना है जिससे मूल्यांकनकर्ता के ऊपर जितना अधिक से अधिक हो सके हम अपना प्रभाव जमा सके। हम आगे बढ़ते हैं अब आज के अपने छठे प्रश्न की ओर। और छठा प्रश्न है किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय किस प्रकार से अपने तथ्यों को उस आंसर में शामिल करें और किस प्रकार से तथ्यों के माध्यम से अपने उत्तर को और भी सटीक बनाएं और भी प्रभावी बना करके मूल्यांकनकर्ता को प्रभावित कर सके और मूल्यांकनकर्ता से अंक प्राप्त कर सके। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर कुछ सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। जैसे अगर बात करी जाए अर्थव्यवस्था की, इतिहास की, या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन का जो आपका सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है, या फिर आप ऐसे लिखने जाते हैं, तो इन जगहों पर तथ्यों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। ये उतने ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इसकी महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि तथ्यों को प्रस्तुत करें, लेकिन तथ्यों को प्रस्तुत करते समय
कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें ध्यान में हमको रखनी है, कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें ऐसी हैं जिनको जाने बगैर आप तथ्यों को प्रस्तुत अच्छे से नहीं कर सकते, और वो तथ्य सकारात्मक की बजाय हो सकता है कि नकारात्मक प्रभाव आपके आंसर पर छोड़े। तो इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो पहली चीज़ इसके भीतर निकल करके जो सामने आती है वो ये है कि उत्तर की पुष्टि के लिए आप तथ्य दें। जैसे सपोज करिए, अगर मैं हिस्ट्री का एक छोटा सा क्वेश्चन लूँ और उसका आंसर लिखते समय सपोज करिए 1857 की क्रांति का कारण। 1857 की क्रांति के कारण में एक पॉइंट आप लिखते हैं कि इन्होंने देसी रियासतों का इनके प्रति जो नकारात्मक भाव था, नकारात्मकता उनके भीतर जो आ गई थी, उसके कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, या देसी रियासतों के विद्रोह के कारण। तो आप देसी रियासतों का विद्रोह जैसे ही आप लिखने जाएंगे तो उसमें देसी रियासतों को जरूर शामिल करें कि किस प्रकार से लखनऊ, किस प्रकार से झांसी या इनसे रिलेटेड जो भी रियासतें रही हैं वो किस प्रकार से इसमें उत्तरदायी रही है और उसके पीछे कौन से कारण हैं। तब आपका आंसर क्या होता है, जो भी हमने वहाँ पर पॉइंट्स लिखे उसको अच्छे तरीके से हमारे समझ में आ जाता है। उत्तर को पढ़ते ही समझ में आ पाता है कि हाँ, अगर जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स की पुष्टि के लिए भी हमने ये तथ्य भी दिए हैं। दूसरी चीज़ इसके भीतर जो निकल करके सामने आती है, या जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, वो है भ्रामक तथ्य ना लिखें। भ्रामक तथ्य लिखने से बचें। बिल्कुल सही है कि भ्रामक तथ्य जैसे ही हम लिखते हैं, अगर ठीक है, कई बार कई स्टूडेंट्स का बहुत ही रोचक सा प्रश्न होता है कि सर जो तथ्य हम दे रहे हैं, सपोज करिए कोई नया सा तथ्य हमने दिया जो न्यूज़पेपर से उठा करके इकोनॉमी के पेपर में या ऐसे के पेपर में कहीं पर भी हमने दिया, तो क्या वो क्रॉस चेक करने जा रहा है, क्या मूल्यांकन कर रहा है? हो सकता है बिल्कुल वो क्रॉस चेक ना करे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके सामने जो मूल्यांकन करता है उसने भी वही तथ्य पढ़ा हुआ है और आप गलत तरीके से उस तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर तो आपका आंसर उसके मन में एक नकारात्मक छवि ही उकेरेगा, सकारात्मक तो हो नहीं सकता। तो अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी न चलाएं और कोशिश ये करें कि हम भ्रामक तथ्य देने से बचें। अगर हमें तथ्य नहीं आ रहा है तो हम उससे एक संभावित चीज़ें दे दें कि लगभग में अगर कुछ ऐसा अपने को आइडिया आ रहा है, और अगर उतना भी नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी तथ्य न दें। थोड़े बहुत नंबर कम मिलेंगे लेकिन अन्य प्रश्नों पर आपका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस कारण से दूसरी चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि भ्रामक तथ्य बिल्कुल भी न लिखें, उससे बचें। नंबर 3 जो इसमें है वो है रिपोर्ट आदि संबंधी तथ्य पढ़ने के दौरान क्रॉस चेक अवश्य करें। सपोज करिए कि कोई एक रिपोर्ट आई अर्थव्यवस्था के बारे में, सपोज करिए IMF की रिपोर्ट आई। कई बार हम सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से हमने कोई रिपोर्ट पढ़ी, IMF ने बोला कि भारत इस रैंक पे पहुंच गया या इतना फिसल करके इसकी रैंक ये हो गई, तो उसको ज़रूर अगर जब हम पढ़ें तो अलग अलग साइट्स से, अलग अलग मैगजीन्स वगैरह से जो भी लेख छपते हैं उनसे इसकी पुष्टि अवश्य कर लें। 1-2 सोर्सेज से पुष्टि अवश्य करें। पुष्टि करने के बाद ही उसको अपनी शॉर्ट नोट्स में, अपनी नोट्स में मेंशन करें, और आप जब रिवीजन करें तो वही जो आपने जिन तथ्यों को क्रॉस चेक करने के बाद जिनको ऑथेंटिक आपने पाया है उन्हीं तथ्यों को ही अपने दिमाग में रखें, जिससे आप कॉपी में वो तथ्य लिखें जो आपने कई सोर्स के माध्यम से पुष्टि की है, न कि आप गलत तथ्य लिखें और गलत तथ्य लिख करके आप अपने नंबर काटने पर मूल्यांकनकर्ता को मजबूर करें। एंड नंबर 4 जो है वो है यथासंभव नवीन तथ्य प्रस्तुत करें। कई बार क्या होता है, नए तथ्य नहीं मिल पाते। कई बार होता है कि हम कोई आंसर लिख रहे हैं और वहाँ पर नए तथ्य नहीं मिल पा रहे हैं, तब सही है कि आप 2020 में भी आप आंसर लिखने जा रहे हैं और 2018 का या 2017 का कोई डाटा है गरीबी का या किसी भी चीज़ का, तो आपने रख दिया वहाँ पर कि 2017-18 के दौरान इतनी गरीबी थी। बट एक किस कंडीशन में करना है, जब आपके पास 2019 या 2020 का डाटा नहीं है। कोशिश ये करें कि आप अपने पास नवीन डाटा ही खोज करके उनको अपनी नोट्स में मेंशन करें, और उनको लिखने के दौरान नए डाटा अगर 2020 का आपको नहीं भी मिल पाता तो आप कोशिश ये करें कि 2019 का डाटा वहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करें, और नए डाटा के माध्यम से आप आंसर को या फिर आपके जो प्रेजेंटेशन है उसको और भी ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, और जो भी मूल्यांकन करता है उसके मन मस्तिष्क पर एक सकारात्मक छवि बना सकते हैं, जिसका आपको फ़ायदा आगे के भी अन्य प्रश्नों में भी मिलेगा, चाहे वो भले ही तथ्यात्मक न होकर के सिद्धांतिक हो और एवरेज मार्किंग के प्रश्न हो, फिर भी आप उसमें फ़ायदा पा सकते हैं। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तथ्यों को किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण। और नेक्स्ट चीज़ जो इसमें एक छोटी सी और चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी भी आंसर में बहुत ज़्यादा केवल तथ्य न लिखें, और न ही किसी आंसर में
केवल सैद्धांतिक बातों के दम पर या फिर हम केवल मोटी मोटी बातें करके हम उसको प्रेजेंट करने की कोशिश न करें या बातों का दोहराव न करें, बल्कि उनको तथ्य के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो दोनों चीज़ों से बचना है, अति से बचना है, यानी अति ज़्यादा तथ्य भी न हो और अति सिद्धांतिक बातें भी ना कही गई हों, उनको तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो, यानी एक बैलेंस आंसर आपका आ सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किस प्रकार से हम प्रस्तावना एवं निष्कर्ष का किसी उत्तर में प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, या प्रस्तावना और निष्कर्ष का किसी उत्तर में क्या योगदान है तथा इसका आदर्श रूप क्या होता है, इसका आदर्श रूप किस प्रकार से हमको रखना चाहिए जिससे प्रस्तावना और निष्कर्ष हमारे उत्तर में सकारात्मक हो सके, न कि नकारात्मक। तो सबसे पहली चीज़ जो इसका वो है कि प्रस्तावना और निष्कर्ष का किसी उत्तर में क्या योगदान होता है। तो दो चीज़ों के माध्यम से अगर हम समझें, हमारे उसमें कहावत चलती है कि इंग्लिश में कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। और आप सभी को विदित है, सभी को पता है कि प्रस्तावना किसी भी प्रश्न का या किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जिसके माध्यम से किसी भी उत्तर को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है या एवरेज मार्किंग करनी है, ये माइंड सेट में होता है किसी भी मूल्यांकनकर्ता के मन के भीतर। तो इस चीज़ को हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना किसी भी उत्तर का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, और फर्स्ट इम्प्रेशन किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं या किसी भी चीज़ को आप करने जाते हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जैसा होता है आपका, उसी के बेसिस पर आपकी कार्यशैली या फिर अन्य चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। तो जो प्रस्तावना होती, प्रस्तावना पढ़ते ही मूल्यांकनकर्ता आपके उत्तर की जो गुणवत्ता होती है उसका एक मोटा मोटा आकलन कर लेता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि प्रस्तावना हमारी एक आइडियल प्रस्तावना होनी चाहिए, जिसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड है कि निष्कर्ष को क्या करना चाहिए। निष्कर्ष में क्या करना है, हमको निष्कर्ष को इस प्रकार से रखना है, निष्कर्ष लिखते समय इस चीज़ का ध्यान देना है कि निष्कर्ष पढ़ने के ठीक बाद आपके मूल्यांकनकर्ता को आपके आंसर की मार्किंग करनी है, आपको अंक देने हैं। तो आप अगर आप मूल्यांकनकर्ता होंगे तो किन चीज़ों को लेकर के किसी भी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को या किसी भी जो एस्पिरेंट होगा, कोई भी प्रतियोगी है, उसको कैसे नंबर देंगे, या आपका माइंड सेट अगर पॉजिटिव है तो आप नंबर अच्छे देंगे, और अगर आपका माइंड सेट गलत है तो आप नंबर थोड़े से ख़राब देंगे, या फिर एक एवरेज मार्किंग करेंगे अच्छे उत्तर लिखने के बाद भी। तो इन चीज़ों का हमको ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रस्तावना आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है और निष्कर्ष आपका लास्ट इम्प्रेशन है, और इन्हीं पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपके जो आंसर की मेन बॉडी है उसमें कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी जाती है, कहीं पर आपने तथ्य थोड़े बहुत गलत दिए और प्रस्तावना और निष्कर्ष आपने बहुत अच्छा लिख दिया जो मूल्यांकनकर्ता के मन मस्तिष्क में घर कर गया, तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और अगर प्रस्तावना और निष्कर्ष खराब हो गया और मेन बॉडी आपने बहुत अच्छी लिखी या प्रस्तावना और निष्कर्ष लिखा ही नहीं, तो हो सकता है कि आप एक अच्छा आंसर लिख करके भी बहुत कम नंबर पाएं या एक एवरेज मार्किंग में आपको संतोष करना पड़े। तो प्रस्तावना और निष्कर्ष का आदर्श रूप क्या होना चाहिए, इसमें हमको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ध्यान में रखें कि सबसे पहले प्रस्तावना और निष्कर्ष लिखने की कोशिश हमें अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट से ही कर देना चाहिए। और प्रस्तावना और निष्कर्ष लिखने के लिए अगर हम न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल या कोई अच्छे न्यूज़ चैनल जैसे RSTV वगैरह का जो विशेष वगैरह के जो भी एडिशन आते हैं उनको अगर हम देखें, उनमें किस तरीके से किसी भी घटना का जिक्र किया जाता है, किस तरीके से किसी घटना को रोचक कैसे बनाया जाता है, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हमें अवश्य ही एक आदर्श प्रस्तावना और एक आदर्श निष्कर्ष लिखने में काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। तो इसमें जिन मुख्य चीज़ों की का ध्यान रखना है, वो पहली चीज़ है मौलिकता। आपका जो प्रस्तावना और आपका जो निष्कर्ष हो उसमें आपके शब्द होने चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, न कि किसी भी पुस्तक का रटाया हुआ कहीं से आपने उठाया और किसी भी कोचिंग नोट्स में या फिर किसी बुक में और आपने सेम वही लिख दिया। तो हो सकता है कि ऐसा 50 बच्चों ने किया हो, वही नोट्स पढ़ी हो, या फिर हो सकता है 500 बच्चों ने किया हो, तो इसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी मूल्यांकनकर्ता के ऊपर। तो हो सकता है कि आपको अन्य बच्चों की तरह एक नॉर्मल या एवरेज मार्किंग ही हो। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम विशेषकर जब निष्कर्ष को लिखने जाएं
तो निष्कर्ष में हमें सबसे जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है, निष्कर्ष का जो एंड होना चाहिए हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि हम एक आशावादी हैं, हम सकारात्मकता के साथ और रचनात्मकता के साथ किसी भी पॉइंट को या किसी घटना को या किसी विषय वस्तु को देखते हैं। अगर सपोज करिए कि भारत में गरीबी का स्वरूप आपको लिखने को आ गया, तो भारत में गरीबी का स्वरूप लिखते समय इन चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है कि हाँ, भारत में गरीबी को आप जो भी चीज़ें प्रस्तावना में आप समझाएं, मेन बॉडी में समझाएं कि गरीबी की स्थिति क्या है, लेकिन निष्कर्ष लिखते समय इस चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखें कि गरीबी को ये नहीं बताना है कि आगे और भी भयंकर गरीबी होने वाली है या फिर ये चीज़ें होने वाली, बल्कि आप ये बताएंगे कि सरकार के फला प्रयास चल रहे हैं या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से ये चीज़ें चल रही हैं जिनको और भी सुधार के साथ इस तरीके से लागू किया जा सकता है, और अवश्य ही हमें आशा है कि ये सकारात्मक दिशा में जाएगा और गरीबी भारत से समाप्त होगी और भुखमरी वगैरह की जो भी समस्याएं वो खत्म होंगी। तो इन चीज़ों का हमको अवश्य ही ध्यान रखना है, हम नकारात्मक होकर के नहीं लिखें, हम सकारात्मकता के साथ अपने निष्कर्ष को लिखें। दूसरा क्वेश्चन अगर इस बारे में लें, कोई हिस्ट्री का सपोज करें, हम क्वेश्चन ले लें मान करके चलिए 2019 जो देने जा रहे हैं विश्व इतिहास भी शामिल है। अगर आ जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों और उसके परिणामों की व्याख्या करें, तो आप बिल्कुल प्रस्तावना और मेन बॉडी लिखते समय आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उसके जो भी भयावह दुष्परिणाम वगैरह हुए हैं उन सभी चीज़ों को आप समझाएं, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि निष्कर्ष लिखते समय आप उन दुष्परिणामों को नहीं बल्कि दुष्परिणामों को इस डायमेंशन में समझाएं कि हाँ, अवश्य ही 1945 में जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ वो उससे भीषण जनधन दोनों की हानि हुई, जान माल की क्षति हुई, किंतु भविष्य में यूएनओ या इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं या विश्व के सभी जो भी बड़े देश हैं उसमें भारत भी खड़ा है उसी लाइन में, तो उन चीज़ों को बताएं कि सभी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी थर्ड वर्ल्ड वार जैसी कोई घटना न हो और संपूर्ण विश्व की रक्षा की जा सके। तो इस तरीके से किसी भी आंसर को लिखते समय किसी भी आंसर का जो प्रस्तावना और निष्कर्ष है उसको 100 प्रकार से बल्कि 1000 प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन इन चीज़ों का हमको हर आंसर को लिखते समय ध्यान में रखना है। और नंबर 4th चीज़ है जो कई बार हमसे गलती होती है कि शब्द सीमा का हम जरूर ध्यान रखें। अब शब्द सीमा का निर्धारण आपके सामने समस्या खड़ी होगी कि कैसे हम प्रस्तावना और निष्कर्ष के लिए तो कोई शब्द सीमा नहीं दी होती, तो कैसे हम डिसाइड करें कि कितने शब्द सीमा में लिखना है। तो कोशिश ये करें कि जो हमारा प्रस्तावना और निष्कर्ष हो कुछ इस तरीके से हो कि जो हमारी किसी भी प्रश्न की प्रस्तावना हो 15 से 20% हो, टोटल जो शब्द सीमा हो। जैसे 300 शब्दों का कोई आप क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि 45 या 50 शब्द या फिर 60 शब्द के भीतर ही हम अपनी प्रस्तावना करें। कई बार हम क्या करते हैं, एक पेज से ज़्यादा, कभी कभी हम तो एक पेज से ज़्यादा प्रस्तावना लिख डालते हैं कि चलो 15 नंबर का क्वेश्चन है, हम थोड़ी प्रस्तावना ज़्यादा लिखते हैं। तो इन चीज़ों से हमको बचना है और बहुत कम भी ना लिखें। कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट जिन प्रश्नों में प्रस्तावना का क्रेज होता है, जहाँ पर प्रस्तावना अच्छी लिखी जा सकती है, 6 नंबर का कोई प्रश्न है, वहाँ पर बिना प्रस्तावना लिखे वो आगे बढ़ जाते हैं कि इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो आप उसमें भी प्रस्तावना देने की कोशिश करें, भले ही वो 6 नंबर का प्रश्न है, उसमें आप फिर भी 15 से 20 शब्द आपके पास हैं जिनमें आप प्रस्तावना दे सकते हैं, तो ये भी आपके सामने किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार निष्कर्ष लिखते समय ध्यान रखें कि आपका जो आइडियल निष्कर्ष होना चाहिए कुल शब्द सीमा का 10 से 15%, आप 15% तक जा सकते हैं, जो एक आइडियल हो पाता है। आपकी मेन बॉडी भी नहीं प्रभावित होती है और दूसरा आपका जो प्रस्तावना और निष्कर्ष है वो भी एक सकारात्मक रूप से और एक प्रभावशील यानी प्रभावी प्रस्तावना और निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। तो शब्द सीमा को भी अपनी आदत डालें, शब्द सीमा को भी बनाए रखने की कोशिश करें और इस मार्ग पर चल करके अवश्य ही आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो ये रहा 7वां प्रश्न कि प्रस्तावना और निष्कर्ष का किसी प्रश्न के उत्तर को लिखते समय क्या योगदान होता है और इसका क्या आदर्श रूप होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा आज का अगला प्रश्न और जो लास्ट प्रश्न है वो ये है कि हम अपने आदर्श उत्तर के लिए किन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखें, अर्थात किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रख करके किसी भी उत्तर को आदर्श उत्तर बनाया जा सकता है या आदर्श रूप से लिखा जा सकता है। तो इसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं कुछ आपके सामने लिखी हुई हैं, तो आइए हम चलते हैं। और उसमें पहली चीज़ है कि बार बार एक ही तथ्य का दोहराव न करें। कई बार हमारे सामने समस्या क्या खड़ी होती है कि बार बार एक ही तथ्य को हम लिखते हैं
और एक ही तथ्य लिखने के कारण वो मूल्यांकनकर्ता के लिए एक बोरिंग सा आंसर हो जाता है और उसमें वो एक एवरेज मार्किंग करते हुए बाहर निकल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, सपोज करिए आ गया कोई सा भी क्वेश्चन एक आ गया कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन से कारण थे। अब भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पहले कारणों को हमने क्या करा, 15 नंबर का वो कोई क्वेश्चन है और उसको हमको 300 शब्दों में लिखना है। हमने उसको लिखना शुरू किया और उसमें हमने पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया कि ये चीज़ें हैं, अंग्रेज़ों की नीतियाँ हैं और सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बता दिया। और जो बिंदु हमने वहाँ पर डिस्कस करे थे, जो हमने फ्लो चार्ट में बताए थे, उन्हीं बिंदुओं को एज इट इज़ हम क्या करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमने सपोज करिए कि इसमें कोई सा भी बिंदु लिखा कि अंग्रेज़ों की नीतियाँ इसके पीछे उत्तरदायी थी, तो हमको क्या बताना है, अब फिर से हम डिस्क्रिप्शन लिखते समय इस पॉइंट्स को आगे यही नहीं लिखेंगे कि अंग्रेज़ों ने बहुत खराब नीतियाँ बनाई जो राष्ट्रवादी के उदय में उत्तरदायी रही, बल्कि अंग्रेज़ों की उन नीतियों को पर्टिकुलर गिनाने की कोशिश करेंगे जिन नीतियों के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि एक ही तथ्य को एक से ज़्यादा जगह बार बार वही सेम चीज़ दोहराने की कोशिश न करें। यानी अगर जो तथ्यों का दोहराव अगर होगा तो हो सकता है कि हमारा उत्तर उतना ज़्यादा प्रभावी न हो और मूल्यांकनकर्ता के ऊपर नकारात्मक छवि निर्माण करे। दूसरी चीज़ है शब्द सीमा का पालन करें। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने उत्तर को लिखते समय या तो ऐसा हो जाता है कि हम बहुत कम शब्द लिख डालते हैं। जैसे 100 शब्द के प्रश्न को कई बार कुछ बच्चों का होता है फ्लो चार्ट बनाने के जगह ओवर फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, तो उसके चक्कर में होता है कि 50 शब्द या 55 शब्द या 60 शब्द में ही ख़त्म करते हैं। ये भी आपके लिए नकारात्मक है। और दूसरी चीज़ है कि किसी भी 100 शब्द के प्रश्न को आप अगर 130-140 शब्द लिख रहे हैं तो एक तो आपकी समय सीमा का ध्यान नहीं रह जाएगा, आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपका मूल्यांकन करता है उसको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप सीमित शब्दों में अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, शब्द सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ मूल्यांकनकर्ताओं के ऊपर आपकी इस एक्टिविटी का नकारात्मक असर पड़े। तो दूसरी चीज़ जो है वो है शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 3 इज़ कि अत्यधिक आलोचना से बचें। कई बार होता है कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण हमारे सामने एक चीज़ समस्या आती है कि हम किसी भी नीति का या किसी भी घटना का अत्यधिक यानी सीमा से ज़्यादा आलोचना करने लगते हैं। किसी भी शब्द का जैसे हम देखते हैं कि आलोचना आ गई, सपोज करिए कि मैं बाय द वे अगर वो ऐसा हो कि मैं सपोज करिए कि कांग्रेस का समर्थक हो गया और मेरे सामने जैसे उत्तर आ गया कि जीएसटी के क्या क्या दोष हैं, आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो मेरे सामने क्या मिल जाता है, अरे बिल्कुल अब तो मोदी सरकार की हर हाल में आलोचना कर देनी। इस चीज़ से हमको बचना है, यानी एक्सट्रीमिस्ट से, अतिवादी होने से हमको बिल्कुल बचना है। जो भी उसकी कमियां हैं वो तो हमको बताना है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही 7वें पॉइंट्स में आपको बता दिया कि निष्कर्ष को लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जीएसटी चूंकि सरकार की एक नीति है और उसको अभी तक किसी ने बिल्कुल पूरी तरीके से गलत नहीं बोला है, कई देशों में यह लागू है, तो इस कारण से उसकी अत्यधिक आलोचना से बचें। बिल्कुल आप आलोचनात्मक मूल्यांकन उसने पूछा है तो आप आलोचना कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अत्यधिक आलोचना नहीं करें। इसका भी आपका जो आंसर है उसके ऊपर नकारात्मक असर पड़ सकता है और मूल्यांकनकर्ता आपके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है कि आप मोदी सरकार के कोई चीज़ फेवर में ही लिखें, तो उसमें भी एक्सट्रीमिस्ट होने से बचना है। जो उसकी कमियां हैं उसको वहाँ पर भी बताना है। आप राजनीतिक तौर पर किसके समर्थक हैं यह मायने नहीं करता, बल्कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो और प्रशासनिक अधिकारी के लिए एक सबसे बड़ी जो उसका जो नैतिक मूल्य होता है वह ये होता है कि किसी भी पॉलिटिकल या पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी तरह से वो न जुड़ा हो, उसकी विचारधारा से न प्रभावित हो, बल्कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति ही सबसे ज़्यादा कर्तव्यों की ओर ही झुका हो, अपने कर्तव्यों के प्रति ही प्रभावित हो। इसके बाद नेक्स्ट जो अति बिंदु है वो है संविधान की मूल भावना, सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व या फिर इस तरह के जो भी प्राकृतिक जो भी न्याय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें किसी भी समाज को आदर्श बनाने के लिए, विश्व बंधुत्व में बांधे रखने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हों वो चीज़ अवश्य लिखें। जैसे कहीं पर भी हो सकता है कि आप नक्सलवाद को कुछ लोग सही मानते हों, लेकिन जो विचारधाराएं ऐसी हैं जो किसी भी तरीके से विनाश की ओर ले जाती हैं या किसी तरीके से रचनात्मकता को प्रभावित करती हैं
या संविधान की मूल भावना को प्रभावित करती हैं। कई लोग आरक्षण वगैरह के विरुद्ध हो सकते हैं या बहुत कट्टर समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उनका समर्थन या उनका विरोध, किसी भी नीति का समर्थन या विरोध एक दायरे में रह करके करना, और वो दायरा है संविधान की मूल भावना। और संविधान की मूल भावना ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका जो आपके सामने है वो है संविधान की प्रस्तावना। किसी भी आदर्श उत्तर को लिखते समय अगर हम संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रख पाते हैं तो हमारा उत्तर बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही आदर्श हो जाता है। साथ ही साथ सर्वधर्म समभाव, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रख पाते हैं तो उत्तर और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वह है संवेदनशीलता का ध्यान रखें। संवेदनशीलता का ध्यान रखना अत्यधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संवेदनशीलता बहुत ही आवश्यक है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए, क्योंकि संवेदनशीलता उसका एक नैतिक मूल्य है। संवेदनहीन होना उसे नैतिक मूल्यों से अलग ले जाता है और वो समाज की सेवा नहीं कर सकता जैसा उसे सिविल सेवक बनाया गया है। तो समाज की सेवा के लिए संवेदनशीलता का ध्यान रखना जब अति आवश्यक है तो इसको उत्तर में भी हमारे दिखना चाहिए कि हाँ, हम जो भी शोषित वर्ग है या जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो जिनको आगे ले जा करके समाज को और भी उन्नत करने की आवश्यकता है, हम उनके प्रति संवेदनशील हैं। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रख पाएंगे तो हमारा उत्तर और भी ज़्यादा आदर्श हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में अगर रख करके जो भी हमने 8 पॉइंट्स देखे हुए हैं उनको हम एक बार फिर से सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं। और वो है, पहला है पेपर को पूर्ण रूप से अटेम्प्ट कैसे करें, दूसरा है मेंस में लिखावट का क्या महत्व है, तीसरा है किसी प्रश्न में किस प्रकार अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, नंबर 4 इज 3 अंक के यदि कुछ प्रश्न छूट जाएं तो क्या करें, नंबर 5 वाज कि फ्लो चार्ट और डायग्राम का क्या महत्व है किसी भी उत्तर को लिखते समय, नंबर 6 इज किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय तथ्यों को किस प्रकार से शामिल करें, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और इसके बाद जो 7वां नंबर क्वेश्चन था वो था प्रस्तावना और निष्कर्ष का किसी उत्तर में क्या योगदान है और इसे आदर्श रूप में कैसे लिखा जाए। और नंबर जो लास्ट था वो आपके सामने है कि आदर्श उत्तर के लिए किन बिंदुओं का ध्यान रखें। तो ये अगर हम 8 पॉइंट्स को लेकर के चलें तो काफ़ी कुछ आपको उत्तर लिखने में मदद मिल सकती है और आपके सिलेक्शन के लिए ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा और आपके सिलेक्शन के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा और आपकी मदद कर पाएगा। और इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, इसे अन्य लोगों तक शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।